ओके। तो हम पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है। व्हाट इज अ जीन एक्सप्रेशन? जी, हमाद, क्या होता है जीन एक्सप्रेशन? उसे हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। जी आप लोग, व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? जीन एक्सप्रेशन का पहला जानते क्या होता है? फिनोटाइप जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है, फिनोटाइप से पहले क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ट्रांसलेशन कैसे कराती है? ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद से आरएनए बनता है, ये तीन का इंटरेक्शन होता है, उसका मैसेंजर आरएनए बनता है। और वो मैसेंजर आरएनए बनने के बाद फिर क्या होता है कि उससे प्रोटीन बनती है, फिर एक एंजाइम्स बनते हैं, और उस एंजाइम्स के बाद एक पूरा एक केमिकल रिएक्शंस के बाद एक फिनोटाइप आती है। ठीक है। तो अगर हमें ये पता हो कि प्लांट के लीफ के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, फर्ज किया हमारे पास, अब हमने ये मालूम करना है कि एक पौधा वायरस रेजिस्टेंट है या वायरस की वजह से उसके ऊपर डिजीज आई है, तो वो क्यों आई है, पहला क्वेश्चन। आप बाहर देखते हैं ना पौधों को, बच्चे, आपका नाम मोहसिन, हम देखते हैं कि बाहर पौधों को अंदर क्या चल रहा है। हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि एक पौधा है, वो पहले नॉर्मल टेम्परेचर था, यकदम फ्रॉस्ट पड़ी, बाहर कोल्ड हो गया, अब पौधे के अंदर क्या होगा, ये हमने मालूम करना चाहते हैं। मौसम ये हमारा भी क्या हो रहा है इस पौधे के अंदर। अच्छा, अगर तो फ्रॉस्ट की वजह से उसके अंदर इंजरी हो गई है, तो वो इंजरी किस वजह से के दौरान फ्रॉस्ट ने ऐसा क्या किया कि इंजरी हो गई, ये मालूम करना हमने। अब फिर अगर हमें मालूम हो जाएगा कि फ्रॉस्ट की वजह से इंजरी हुई है, तो फिर हम उसका हल भी निकाल लेंगे। फिर हम उसका कि जब फ्रॉस्ट हुई, जब कोल्ड टेम्परेचर आया, तो लीफ बर्न हो गए हैं, या कुछ ऐसी चीज हो गई है जिसकी वजह से उसकी स्टंटेड ग्रोथ हो गई है, उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो गई है। तो ये हुई किस वजह से है, पहला क्वेश्चन। उसकी फिनोटाइप के अंदर तो चेंज आ गई, ये तो हमें पता चल गया कि ये तो फिनोटाइपिक बिहेवियर तो हमें पता चल गया। लेकिन फिनोटाइप के अंदर क्या हुआ, ये फिनोटाइप आई कैसे, ये मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले उनके जीन के एक्सप्रेशन को स्टडी करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? कि जो जीन के एक्सप्रेशन के अंदर चेंज आई है ना, वो स्टडी करना पड़ता है। फर्ज किया यहाँ पर हम पांच बच्चे हैं, या पांच बच्चे हो, यहाँ पर क्लास या कोई इधर आ जाता है, कोई पानी आ जाता है, तो ये हो जाता है, या मैं आप में से ये तीनों भाग जाती हैं, लेकिन आप यहाँ पानी निकालने में, ठीक है, आपकी स्पीड पहले 2 किलोमीटर फी घंटा थी, या आप 0 किलोमीटर फी घंटा थी। लेकिन अब आप जब पानी आया, तो आप लोग ना भी बड़ी एक्टिवली पानी को निकालने में आपकी स्पीड तेज हो गई, इनमें आपका जीन का एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो गया है। इट मीन्स दैट ड्यू टू जीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ड्यूरिंग दैट वाटर जो कि आया है और उसके दौरान हेल्प करने में। ठीक है, ये तीनों निकम्मे थे, ये भाग है यहाँ से ना, इनका एक्सप्रेशन पहले ही अच्छा था, लेकिन बाद में डाउन हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे थे जो पहले भी थोड़े से ऐसे ऐसे ही थे, अब फिर भी ऐसे ऐसे ही हैं, तो वो नॉर्मल। ठीक है, उनका काम थोड़ा सा अक्सर आप घर में भी देखते हैं, कुछ बच्चे शादी ब्याह के ऊपर ना बड़ा एक्टिव होते हैं, काम बड़ा करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में वो सोए रहते हैं, लेकिन जब शादी ब्याह आती है तो बड़ा काम करते हैं। कुछ कुछ मेरे जैसे होते हैं जो पहले भी निकम्मे होते हैं, तो जब कोई भी घर में कोई काम होता है फिर भी निकम्मे नॉर्मल ही रहते हैं, जब पहले से भी ज्यादा निकम्मे हो जाते हैं। कोई बहाना मार के ना ਅਸੀਂ कहते हैं यार मेरी तरह यूनिवर्सिटी बड़ा काम आ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਵੇ ਤੇ।
ये वो कहानी, ये ना रोजमर्रा जिंदगी की एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि जीन्स के अंदर भी नामेबाज होते हैं, जीन्स के अंदर भी ओवर एक्टिव होते हैं, जीन्स के अंदर भी बड़ा काम करने वाले होते हैं। अच्छा, अब वो जीन जो डिफरेंटली बिहेव करते हैं उसको हम टैग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं उनको? टैग्स। वो तमाम बिल्कुल डिफरेंशियली बिहेव कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं डैग्स। DEGS, डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड जीन। RNA सिक एनालिसिस जियो, ये जो डेटाबेस है इसमें से हम डाटा जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें से एक्चुअली हम अपने जीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो टैग है। इट मीन जो टैग है ना वही काम के हैं। वो उस स्पेसिफिक स्ट्रेस के दौरान पौधे के अंदर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। अब वो रोल, पहला जो ये एनालिसिस है ना, इनसे ये पता चल जाएगा कि उनका कोई रोल है, वो पॉजिटिव रोल है या नेगेटिव रोल है, ये अभी नहीं पता चलेगा। लेकिन ये हमें ये बता देगा कि रोल है। वो वहां जाकर पानी निकाल रहा है जहां पानी निकालने वालों को तंग कर रहा है, बातें करी जा रहा है यार, ये वो वहां पर भी जाके अपनी कहानी लेके बह जावे। ते वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, पर क्या आपने काम करना था, ये आपको बातों में लगा ले, लेकिन ये है रहे उधर ही। तो इट मीन्स दैट ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन एक्टिव नजर उतना ही आ रहा है। एक्चुअली यहां पर एक्टिविटी आपको जो काम करने वाले जीन्स थे ना उनको रोकने के लिए थी, या आप एक्टिव है, आप ही वजह से जो प्रोसेस जो है वो पौधे के अंदर टॉलरेंस आ रही है, ड्राउट टॉलरेंस आ रही है, या कोल्ड टॉलरेंस, फ्रॉस्ट टॉलरेंट आ रही है। अगर एक जीन हमें ऐसा मिल जाए जो कि फ्रॉस्ट टॉलरेंस में हेल्प कर रहा है, हमने एक जीन आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस जीन इज प्रेजेंट इन दैट क्रॉप विच हेल्प इन फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन, फिर हम कहेंगे कि इस जीन को, फिर हम कहेंगे यार, और दूजे ਲੈਕਚਰ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਹਮਾਦ ਨੇ बड़ा अच्छा काम किया ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ही उधर ले जाओ। फिर हम कहते हैं ना यार इसको ही वहां ले जाओ, बड़ा अच्छा पानी निकालता है। तो तो क्या हुआ कि हमने यहां से इसकी कॉपी बनाई, या इस तरह के कई कॉपी बना के फिर उसको PCR के थ्रू ट्रांसफर कर दिया, जीन क्लोनिंग के थ्रू एक और क्रॉप के अंदर। अब वो क्रॉप के अंदर भी जब फ्रॉस्ट आती है तो वो बच जाती है। अब हमें पहले वो उसके ऊपर बड़ी खतरनाक सिम्टम्स आती थी, बड़ा वो जल्दी डेड हो जाती थी, लेकिन जब हमने वो जीन उधर ट्रांसफर किया तो नाउ दिस क्रॉप इज हाईली रेजिस्टेंट आर टॉलरेंट टू दैट क्रॉप, दैट स्ट्रेस। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है सारा जीनोम वाइड एनालिसिस करने का, कि हमने ऐसे जीन आइडेंटिफाई करने हैं जो कि हमें ये बता सके कि उनका एक स्पेसिफिक रोल है, और वो रोल अगर हमें पता चल जाए तो हम इस तरह दुनिया में जीन के फंक्शन आइडेंटिफाई होते हैं। मेरी मेरी बात की समझ आ रही है ना? दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द जीन, दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द जीन। अच्छा, अब मैंने पहले ये सारा प्रोसेस पिछले लेक्चर में बता दिया कि RNA से क्या होता है, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं जिसके अंदर हम कुछ पौधों को नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं और कुछ पौधों को हम फ्रॉस्ट देते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि दोनों के अंदर, लेकिन हम पहले सिम्टम्स का इंतजार करते हैं कि कब वो सिम्टम्स अपीयर हो, वो टाइम वेयर वी कैन फाइंड द टेक्स, वेयर वी कैन फाइंड द टेक्स, वो हमें मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, आप ज्यादा टाइम, फर्ज किया आपने क्रॉस दी 24 घंटे के बाद डाटा ले लिया, फिर आपने 48 घंटे के बाद डाटा ले लिया, फिर आपने 72 आवर्स के बाद डाटा ले लिया, फिर आपने 7 दिन के बाद डाटा ले लिया, और आपने कोई 15 दिन के बाद भी डाटा ले लिया। तो अगर तो आपके पास है बहुत ज्यादा पैसे, तो लोग ऐसा भी करते हैं कि मे बी हमें कोई ऐसा वो मिल जाए टाइम फ्रेम जहां पर इनके दरमियान में हमें टैक्स मिल जाए। क्या मिल जाए?
अगर हमें डेट्स नहीं मिलते इट मीन्स वो डाटा हमारा काम का नहीं है, हमने उसमें से कोई चीज ऐसी आइडेंटिफाई नहीं की, ठीक है। तो इट मीन्स दैट हमें वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जहां पर वो ग्रेजुअल चेंज आनी शुरू हुई है। समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि हम देखें कि इनिशियल रिस्पॉन्स क्या आया है, इनिशियल रिस्पॉन्स क्या आया है, वो उसके लिए हम जस्ट क्रॉस दें और 2 मिनट के बाद देखें कि इनके जीन के एक्सप्रेशन के अंदर क्या चेंज आया है। वो भी हम कर सकते हैं कि इनिशियल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये चीजें जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर अच्छा अब हमें पता चलेगा कि जीन बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेस हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि उस जीन को ना फिर प्लांट्स के अंदर टिश्यू कल्चर के थ्रू उस जीन को ना हम म्यूटेट करवा देंगे। क्या कर देंगे? उसके अंदर म्यूटेशन करवा देंगे ताकि वो जीन ड्रॉ, जब भी कभी कोल्ड स्ट्रेस आए तो एक्सप्रेस ना हो, जब भी कभी कोल्ड स्ट्रेस आए वो एक्सप्रेस ही ना हो। अगर हम कोल्ड स्ट्रेस दिया पौधे को, पहले से ज्यादा सवियर सिम्टम्स हो गई, पहले से ज्यादा सवियर सिम्टम्स हो गई, इट मीन वो जीन फ्रॉस्ट टॉलरेंट था। अगर पौधा फ्रॉस्ट से बच गया इट मींस वो ड्राउट्स, वो कोल्ड ससेप्टिबल जीन था। कोल्ड, वो कोल्ड को एनहांस करने वाला, उससे पौधे को डैमेज करने वाला जीन था। ससेप्टिबिलिटी का मतलब डिजीज काज करने वाला, कोल्ड के दौरान डिजीज काज करने वाला। मेरी बात तो समझ आ गई ना? आप इस पहला स्टेप क्या है, जीनोमाइड एनालिसिस करके जीन के एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करके हमें रोल आइडेंटिफाई करना, इसका कोई ना कोई रोल है। फिर उन जीन्स को टारगेट करके, उस जीन्स को टारगेट करके उसको चुप करा देना, फिर रिस्पॉन्स चेक करना दोबारा आरएनए सीक्वेंस एनालिसिस करके, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि वो जीन का फंक्शन दो दो तरीके से, दो, हमें पहले जीनोमाइड एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको म्यूटेट करना पड़ेगा, म्यूटेशन काज करके पौधे के अंदर रियल टाइम में हमें उसको जीन को म्यूटेट करके फिर हम ये मालूम करेंगे कि व्हाट कुड बी द फंक्शन ऑफ द जीन। ये हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है आपकी सारी इस रिसर्च का, और इसी से ही हम इनोवेशन लेकर आ सकते हैं पूरी दुनिया में। आप कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जहां आप दुनिया जहां में चले जाएं, आपको वहां पर यही टेक्नोलॉजी आजकल लगी हुई है, ठीक है। आजकल, पहले लोग ये करते थे कि पौधे को ड्राउट स्ट्रेस दिया और सिर्फ उसकी फिनोटाइप चेक कर ली, या कोई थोड़े से केमिकल मेटाबोलाइट्स आइडेंटिफाई कर लिए, हॉर्टिकल्चर वाले यही करते थे पहले, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि समझो वो मेटाबोलाइट्स को ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर हम अगर, बच्चों, अगर हम आरएनए को स्टडी करें उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्टोमिक का मतलब है कि टोटल आरएनए, जो टोटल आरएनए उस टाइम एक्सप्रेस हुआ हुआ है, जो टोटल आरएनए के मॉलिक्यूल उस ड्राउट या फ्रॉस्ट के दौरान एक्सप्रेस हुए हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्टोम। क्या कहते हैं? और उस एनालिसिस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस। समझ आ गई? और अगर, और अगर उस टाइम जो आरएनए से प्रोटीन बनेगी और टोटल प्रोटीन कंटेंट का एनालिसिस करना, दैट इज नोन एज प्रोटियोमिक एनालिसिस। क्या कहते हैं उसको? प्रोटियोमिक एनालिसिस। और वो प्रोटीन बाद में कन्वर्ट हो जाएगी किसी ना किसी एंजाइम्स के अंदर, ठीक है। और एंजाइम्स के अंदर जब वो कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर होगा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, जिसको हम कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म कहते हैं, जिसको हम ओवरऑल मेटाबॉलिज्म कहते हैं।
और उस प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे जो पौधे को कोल्ड से बचाएंगे, और एक फिनोटाइप आएगी। ठीक है, और अच्छा, उस मेटाबॉलिज्म को हम कहते हैं मेटाबोलोमिक एनालिसिस। क्या कहते हैं? मेटाबोलोमिक। फिर आ गया फिनोमिक्स। जो फिनोटाइप आई है उसको हम क्या कहेंगे? फिनोमिक्स। क्या कहेंगे? फिनोमिक्स। समझ आ गई? फिनोटाइप के एनालिसिस को हम क्या कहते हैं? ये वो सारा, अगर हम ये चारों और पांचों एनालिसिस कर लें, व्हाट डू यू थिंक क्या होगा इससे? फंक्शंस का सार को पता चल जाएगा, और टोटल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस पौधे को क्या हो रहा है। ये जो बाहर खड़ा पौधा है, इसके अंदर क्या ड्रामेबाजी चल रही है, क्या हो रहा है। मेरी बात की समझ आई? कौन कौन इस तरह, कौन कौन सी प्रोटीन्स ओवर एक्सप्रेस हो रही हैं, कौन कौन से जीन्स ओवर एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन कौन से केमिकल्स बन रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। लेकिन अकेला एक का एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, हमें साथ में उसके ट्रीटेड जो कंट्रोल है उसका भी एनालिसिस करना पड़ेगा, ताकि हम कंपेयर करके फिर वो काम हो सकता है। मेरी बात की समझ आई ना आपको? कंपैरिजन से ही काम होगा, ना कि सिर्फ क्या है कि एक ही हमारे पास, जिस तरह हम अगर कहते हैं ना कि भी हमने मीटर रॉड है या कोई भी चीज है, उसे हम आपकी लेंथ बेयर करते हैं तो एक मीटर रॉड के साथ कंपेयर करते हैं आपको। यस सर। इस तरह जीन एक्सप्रेशन को भी जब हमने कंपेयर करेंगे, तब भी हमें पता चलेगा कि इन रिस्पॉन्स टू कंट्रोल इसका रिएक्शन क्या है। इन रिस्पॉन्स टू कंट्रोल, ये आरएनए सिक का है कि हमें ये कल मैंने कुछ दिन पढ़ाया था आप लोगों को कि आरएनए सिक यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू कन्वर्ट आरएनए इनटू सीडीएनए विच इज देन सीक्वेंस्ड। हम उसको से सीक्वेंस करवा लेते हैं। दिस अलाउ फॉर द कंप्रिहेंसिव प्रोफाइलिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्टोम, यस टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन पैटर्न। हम जीन के एक्सप्रेशन के पैटर्न को स्टडी करते हैं कि कौन कौन से जीन्स हैं वो डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड हुए हैं। डिफरेंशियली का मतलब बहुत ज्यादा उनके अंदर डिफरेंसेस है। व्हाट इज आरएनए सिक एनालिसिस? आरएनए सिक एनालिसिस जो है वो क्या करता है कि is a next generation sequencing techniques used to determine the quantity and sequence of RNA in a sample, insight into gene expression। उससे हम जीन एक्सप्रेशन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है कि अब है कि व्हाट इज एनसीबीआई जियो। व्हाट इज एनसीबीआई जियो? अब जियो क्या है? जीन एक्सप्रेशन ओमनी। क्या है? जीन एक्सप्रेशन। जीन का जो एक्सप्रेशन है ना, उसका एक डेटाबेस है। क्या है? डेटाबेस। इसको हम ओमनी बस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ओमनी बस। ठीक है, और इससे क्या करते हैं कि ये ऑलरेडी फर्ज किया, मोसन, मोसन है नाम आपका? मोसन ने एक टोमेटो का पौधा लिया, उसके ऊपर फ्रॉस्ट का अटैक करवाया, फिर इसने कंट्रोल भी रखा और फ्रॉस्ट भी दी। अब आपने दोनों के अंदर जीन के एक्सप्रेशन का डाटा लिया। अब आपने उनमें से वो जीन जो टॉप 50 ओवर एक्सप्रेस हुए हुए थे ना जीन, जो टॉप 50, उसको आपने पब्लिश कर दिया कि ये जीन है जो फ्रॉस्ट के दौरान ओवर एक्सप्रेस होते हैं। उसका पेपर पब्लिश कर दिया आपने। लेकिन वो जो डाटा था ना आपका, जो आपने एक मशीन से जनरेट करवाया था, ज़ारा आपने एक डाटा इधर से आरएनए आइसोलेट किए होंगे, तो एक मशीन को भेजे होंगे, मशीन ने क्वांटिफाई किया होगा कि टोटल आरएनए के मॉलिक्यूल कितने हैं। फर्ज किया एक जीन है, उसके आरएनए के मॉलिक्यूल 50 है। दूसरा जीन है, जीन नंबर 2 जो है उसके 30 है। जीन नंबर 4 जो है उसके 500 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हुए हुए हैं। मेरी बात की समझ आई ना? तो इस तरह हमारे पास क्या है कि डिफरेंट तरह का हमारे पास वो डाटा आ गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि आपने वो डाटा किसी डेटाबेस में सबमिट करवा दिया। हमाद ने इसी तरह टोमेटो के ऊपर काम किया, उसने हीट स्ट्रेस दिया। यस।
उसी उन्हीं टोमेटो के पौधों को, और उसने भी डाटा, हीट वाले जीन्स आइडेंटिफाई कर लिए, टॉप 50 जो ओवर एक्सप्रेस हुए हुए थे, उसको पेपर की फॉर्म में पब्लिश कर दिया। ठीक है, लेकिन अब आपका जो डाटा है, अब आपका डाटा उस वक्त तक एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक आप किसी ना किसी डाटा के उसको किसी ना किसी डेटाबेस के अंदर, ऑनलाइन डेटाबेस के अंदर, जहां पर तमाम दुनिया की पब्लिक उसको असेस ना कर सके, तो आपका पेपर पब्लिश नहीं कर होता। ये एक एथिक्स है, नॉर्म्स है। ठीक है, मेरी मेरी बात की समझ आई ना? अब ये जो एनसीबीआई जियो डेटाबेस है ना, ये जस्ट लाइक दैट, एक ऐसा डेटाबेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एनसीबीआई जियो ओनली वन इज द पब्लिक रिपोजिटरी फॉर जीन एक्सप्रेशन डाटा। क्या है? एक पब्लिक रिपोजिटरी है जहां पर जीन के एक्सप्रेशन का डाटा पड़ा है। ठीक है, और इसके अलावा यह है कि इट आर्काइव्स एंड फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हाई थ्रूपुट जीन एक्सप्रेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन एरे डाटा। अब हाई थ्रूपुट डाटा क्या? हाई थ्रूपुट, जी बच्चों, व्हाट इज हाई थ्रूपुट डाटा? हाई थ्रूपुट का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा डाटा। फर्ज किया पहले 1G था तो स्पीड स्लो होती थी, फिर 2G आ गया, स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, फिर 3G आ गया, स्पीड थोड़ी सी इंटरनेट की बढ़ी। क्यों? क्योंकि ज्यादा डाटा आ गया। MB, GB, बिट, वो MB का डाटा, फिर GB का डाटा, फिर इस तरह करके हमारे पास डाटा ज्यादा आ गया। और उस डाटे की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास स्पीड बढ़ गई। इसी तरह ही हाई थ्रूपुट डाटे का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ऐसा डाटा जिसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा है। आपके डाटा हाई थ्रूपुट डाटे का मतलब, फर्ज किया हमने प्लांट्स के अंदर हमने ये मालूम करना है कि अगर हम सिर्फ एक या दो जीन का एक्सप्रेशन लें, वो होगा नॉर्मल डाटा। अगर हम होल जीन एक्सप्रेशन का डाटा लें, फर्ज किया टोमेटो के अंदर 30,000 जीन्स हैं, अब हम ये मालूम करें कि 30 जीन्स में से कौन से जीन्स हैं जो अप रेगुलेट हो रहे हैं और कौन से जीन्स डाउन रेगुलेट हो रहे हैं, तो ये हाई थ्रूपुट डाटा होगा। क्या होगा? हाई थ्रूपुट, जिसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा होता है, उसे हम डाटा साइंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डाटा साइंस भी कहते हैं। ठीक है, और हमारा ये जो RNA सिक का डाटा होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा होता है। ठीक है, और ये डाटा हम कहाँ से लेते हैं? फर्ज किया अब आपने जीन फैमिली एनालिसिस किया, आपने ये मालूम किया कि ओके, हमने ये क्या किया कि हमारे पास, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस डाटे में जाना कैसे है, इस डाटे में और डाटा डाउनलोड कैसे करना है, फिर आपने एनालाइज कैसे करना है कि हमारे डेग्स आए, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम जीन फैमिली मेंबर जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्या वो डेग्स हैं या नहीं है। अब आपके 6 जीन है, फर्क किया PR1 के, या 10 जीन है, 15 जीन है, उनमें से कौन सा जीन है जो कोल्ड के दौरान टैग्स है? टैग का मतलब डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड है, डिफरेंशियली। फिर आपने देखना है कि एक हीट का डाटा लेना है, उसके अंदर आपने PR1 जीन सारे अपने ID डालने हैं, और आपको उन्हें बता देना है कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जो हीट के दौरान टैग्स हैं, डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड है। ठीक है, फिर आपने 5, 6, 7, 8 डेटाबेसेस डाटा डाउनलोड किए, और उसके अंदर आपने अपना एनालिसिस किया कि कौन सा ऐसा डाटा है जिसके अंदर हमारा जो जीन है वो ओवर एक्सप्रेस्ड हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर क्या किया जाए इस मुल्क का। ओके, तो अब जी जो NCBI जियो है उसकी समझ आ गई के बाद इससे इनिशियल जो है ना, इसके अंदर चेक कर, अच्छा जब हमारे पास
ये कहानी एक्चुअली मैंने कल बता दी थी कि आरएनए सीक एनालिसिस करते कैसे हैं। कि सबसे पहले तो हम आरएनए को काउंट करते हैं। फर्ज किया एक जीन है, उससे एक बार एमआरएनए बना, फिर दूसरी बार भी एमआरएनए, एक डीएनए से फिर आरएनए बन गया, फिर तीसरा आरएनए भी उसी जीन का बन गया। इट मीन वो जीन ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है। वो जीन, अगर एक जीन है उसका एमआरएनए सिर्फ एक बार बना है, तो इट मीन उसका जीन एक्सप्रेशन दूसरे से कम है। अच्छा, इसी तरह कंट्रोल के अंदर भी हमने देख लिया, वही जीन का एक्सप्रेशन हमने ट्रीटेड के अंदर भी देख लिया। पर क्या कंट्रोल के अंदर उसकी वैल्यू मैंने अभी बताया था कि अगर हमारा एक जीन है, जीन वन है, ठीक है, और उसका एक्सप्रेशन कंट्रोल और ट्रीटेड के अंदर, कंट्रोल के अंदर उसकी 5 कॉपीज है, एफपीकेएम की वैल्यू जो आई है वो जीन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई है, 5, ठीक है, और ट्रीटेड के अंदर आई है 500। व्हाट डज इट मीन मोशन, व्हाट डज इट मीन? कंट्रोल जो उसके अंदर नॉर्मल कंडीशंस थी, उनके अंदर उसका वैल्यू आई है 5, 5 एमआरएनए के मालिक्यूल एक्सप्रेस हुए हैं, और ट्रीटेड के अंदर 500। तो इट मींस दैट ये टैग है, ये क्या होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत। जीन टू जो है उसकी भी वैल्यू आई है 10, लेकिन ट्रीटेड के अंदर आई है 11। तो टैग होगा? नो, दिस इज नॉट टैग, बिकॉज बहुत ज्यादा चीज अप रेगुलेट हुआ है, लेकिन बहुत कम अप रेगुलेशन है। ये तो वैसे भी हो सकता है, समटाइम ऐसा हो सकता है कि आप लोग भी हर टाइम एक ही तरह की कंडीशन में तो नहीं रहते। समटाइम आप पढ़ रहे होते हैं, समटाइम आप खेल रहे होते हैं, समटाइम, ठीक है। इट मींस दैट देयर इज नो difference in the gene expression. There is no difference in the between the control and the treated one. ठीक है। सिमिलरली, अगर शुरू में जीन एक्सप्रेशन जो कंट्रोल है उसके अंदर जीन एक्सप्रेशन का डाटा है 501, जीन नंबर 3 का, और ट्रीटेड के अंदर आ जाता है 3 कॉपीज, अब भी टैग है, अब भी टैग है, लेकिन ये डाउन रेगुलेटेड है। क्या है? डाउन रेगुलेटेड है। ये टैग क्या है? डाउन रेगुलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब फिर हमने देखा कि एक और जीन, चौथा जीन है जिसका डाटा जो है वो है 33, और यहां पर आ गया 30। ये भी डाउन रेगुलेटेड है, लेकिन टैग नहीं है, लेकिन टैग नहीं है। तो अब इसका क्या किया जाए? अब हमें कैसे इन चारों में से कौन सा जीन है जो जिसको हम कह सकते हैं कि वी कैन गो आगे फर्दर, हम इसमें जा सकते हैं? बताओ बच्चों। किसका? पहला और तीसरा, पहला और तीसरे में हम जाएंगे। तो इट मींस दीज टू जीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन उसमें से भी हम जो अप रेगुलेट हुआ है ना नॉर्मली, पहले हम उसको देखेंगे कि इस जीन्स को हम टारगेट करेंगे फॉर फर्दर एनालिसिस। इस जीन को हम टारगेट करेंगे फॉर फर्दर एनालिसिस, ठीक है। तो अब आपको क्या किया जाए, कैसे समझाया जाए? है? ओके। अच्छा, अब है कि आरएनए के लिए डाटा प्रोसेसिंग क्वालिटी कंट्रोल है, एप्लीकेशन ऑफ आरएनए सिक है इसके अंदर। हाँ, इसमें बड़ा अच्छा सर वो आगे स्लाइड्स है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब हम ये आरएनए सिक एनालिसिस कर रहे होते हैं, बताएं बच्चों कि हमें कैसे बिलीव करेंगे कि जो डाटा हमने जनरेट किया है, जो मशीन ने हमें जनरेट करके दिया है, वो ठीक है? क्वेश्चन ये है ना। हम शौकत खानम से टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर कहता है मैंने इधर से कोई प्राइवेट लैब से टेस्ट कराया, डॉक्टर कहता नहीं, किसी अथेंटिक लैब से टेस्ट करा के लाओ, ऐसा कहता है ना। वो क्यों कहता है? हाँ, वो ठीक भी है। अच्छा, इसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। इसे तो क्या कहते हैं? क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये होता है कि
कि आपने, क्या आपकी मशीन ठीक है? क्वालिटी कंट्रोल के अंदर यही हो सकती है ना, मशीन वर्किंग सही कर रही है। या दूसरा क्वालिटी कंट्रोल ये हो सकता है, आपने वो जो आरएनए आइसोलेट किया है वो ठीक किया है, जो आरएनए आइसोलेशन के दौरान जो केमिकल यूज हुए हैं वो ठीक है, उसके अंदर तो नहीं कहीं आरएनए था। अगर उसी के अंदर भी आरएनए हुआ, फिर तो वो आपके आरएनए के साथ मिक्स होके आपके आरएनए को नंबर बढ़ा देगा। आप किसी भी मशीन का जब क्वालिटी कंट्रोल की तरफ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो जो मशीन है वो कैसे वर्क कर रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए। मेरी 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 बात की समझ आई ना, कि आपको ये सारी कहानी का पता होना चाहिए कि आपकी मशीन कैसे काम कर रही है। उसको काम करने से मालूम करने के लिए कि वो काम कैसे करती है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपका आरएनए आइसोलेट हुआ है सही। अच्छा, अब आरएनए आइसोलेशन का मतलब क्या है भी? क्या उसके अंदर कहीं और चीजों की मिक्सिंग तो नहीं हो गई? बल्कि जब हमने आरएनए आइसोलेट किया है, कहीं उसके अंदर प्रोटीन तो नहीं मिक्स हुई हुई? जिस तरह हम कहते हैं ना यार, हमारा पानी प्योर होना चाहिए, उसके अंदर इतनी वो मिनरल्स होने चाहिए, इतना उसके अंदर वो सारा लेवल, वो हम टीटीएस मीटर उसके अंदर डालते हैं तो हमें क्वालिटी का पता चल जाता है। किसी भी चीज का क्वालिटी का, हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी का पता करना हो तो देखते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के कितने स्टूडेंट हैं जो अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, इसलिए उसकी क्वालिटी अच्छी है। इस तरह दुनिया के हर चीज की ना एक क्यूसीज होती है, क्वालिटी चेक्स होते हैं। क्या होते हैं? तो वो क्वालिटी चेक्स जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी चेक्स क्या है? क्वालिटी चेक्स क्या है? हम सबसे पहले जो हम आरएनए आइसोलेट करते हैं, पहले तो हम, ये तो डाटा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का काम आ गया। आरएनए सीक एनालिसिस के अंदर क्वालिटी कंडीशन चेक ऑन आरएनए सीक्वेंसिंग डाटा आर परफॉर्म टू असेस द क्वालिटी ऑफ द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड। क्या ये जो सीक्वेंस आई है हमारे पास आरएनए की, या डाटा आया है, क्या वो ठीक है? ठीक है। टू लाइन फास्ट क्यूज है वो तो इससे पहले वाला कुछ दिया हुआ है इन्होंने। ओके, इससे पहले क्या 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 करते हैं कि हम आरएनए आइसोलेट करते हैं। क्या करते हैं? हमारे पास एक बायो एनालाइजर, एक सॉफ्टवेयर, एक मशीन होती है, उसके अंदर हम आरएनए का एक ड्रॉप डालते हैं। वो हमें बता देता है कि इसके अंदर कितने परसेंट आरएनए है, कितना परसेंट डीएनए है, कितने परसेंट प्रोटीन है, उसकी एक वैल्यू बताता है। अब फिर उसके अंदर लिखा होगा, अगर ये वैल्यू होगी, फर्ज किया एक खास वैल्यू है, फर्ज किया 1, या 1.2 वैल्यू आएगी, तो आरएनए अच्छी क्वालिटी का है। अगर वैल्यू 2 से ज्यादा आएगी तो डिग्रेडेड आरएनए है। तो आरएनए आइसोलेट तो हुआ है, लेकिन वो आगे फर्दर एनालिसिस के लिए काम का नहीं है। फर्दर एनालिसिस के लिए वो हम हर एक का क्वालिटी चेक्स करते हैं। आपने अब साइंटिस्ट बनना है, आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए कि मैंने जो काम करना है उसके अंदर एथिक्स होने चाहिए। एथिक्स का मतलब ये है कि आपने 100% सही तरीके से काम किया है, फिर जो डाटा आएगा उसके ऊपर आप भी अथेंटिक होंगे कि वाकई जो मैंने डाटा जनरेट किया है वो ठीक है। ऐसा ही है ना? अगर आपका तो मालूम ही नहीं है, आपको कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आपने जो डाटा मैंने जनरेट किया है वो अच्छा है बुरा है, तो फिर आप पेपर भी लिखोगे ना तो आप कंफ्यूज ही रहोगे। आप कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे तो उसके अंदर कंफ्यूजन ही रहेगी कि मेरी ये टेक्नोलॉजी पता नहीं आगे जाके काम करेगी या नहीं करेगी। तो आपने इस चीजों से बचने के लिए आपने क्वालिटी चेक्स रखने होते हैं। अब मैं फर्ज किया आप लोग में से कुछ बच्चों को कहूँ यार, पेरिस में एक हॉर्टिकल्चर का बायोटेक्नोलॉजी का कंपटीशन हो रहा है, अगर मैं पहले ही बात है कह दूंगा यार तू चल जा, बाद में पता चला कि वो तो, मैंने पहले क्वालिटी चेक्स लगाऊंगा कि वो उस तरह के क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है। मैं आप लोगों को कंपटीशन करवाऊंगा, उनमें से फिर उसमें से कुछ पास आउट होंगे स्टूडेंट, उनको फिर आगे, अगर वो वहां जाके भी अच्छा परफॉर्म कर गया, इट मींस दैट हमारा क्वालिटी चेक्स ठीक था। हम नेक्स्ट टाइम ना उस तरह की क्वालिटी चेक्स ही लगाएंगे
मेरी बात की समझ आई ना? अब शौकत खान ने एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट की बेस पे डॉक्टर ने एक मेडिसिन डिवाइस की, इट मीन, और वो बच्चा बच गया, इट मीन क्वालिटी चेक्स लग गया कि दिस इज अ गुड लैब। और उसकी वजह से जो उसको सिम्टम्स आ रही थी पेशेंट को, उसकी मुताबिक डॉक्टर ने एक डायग्नोज करके एक ट्रीटमेंट की, पेशेंट जो है वो ठीक हो गया। इट मीन्स दैट नाउ द डॉक्टर विल डेफिनेटली उस रिपोर्ट को अथेंटिक कहेंगे। मेरी मेरी बात की समझ आ रही है आपको? इट मीन्स वहां पर ना बहुत ज्यादा क्वालिटी चेक्स है। क्या है? क्वालिटी चेक्स है। वो ब्लड लिया, ब्लड में से आरएनए एसिलेट किया, और वो ब्लड आरएनए हाई क्वालिटी का उसने चेक कर लिया, फिर उसको सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया, और फिर उसने देखा कि हमाद का जो इम्यून सिस्टम है वो कितना है, किस लेवल के ऊपर है, उसको कौन सी ट्रीटमेंट देनी चाहिए। इस आजकल ना लोग पर्सनलाइज मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। पर क्या आपका इम्यून सिस्टम और होगा, आपका इम्यून सिस्टम और तरह का होगा, आपको जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा उसकी सिविरिटी और तरह की होगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बॉडी स्ट्रांग है। आप बैक्टीरिया एक ही सेम तरह का बैक्टीरिया सबको को अटैक किया है, लेकिन आपको कोई सिम्टम्स नहीं आई, लेकिन दूसरों को सिम्टम्स आ गई। इट मीन्स दैट जिस तरह कोविड की वजह से अक्सर लोगों को सिम्टम्स नहीं आती थी, लेकिन कुछ लोगों को तो तबाही हो जाती थी। इट मीन हर एक का इम्यून सिस्टम डिफरेंट है। अब ये कैसे पता चले जाएगा कि हर एक का इम्यून सिस्टम डिफरेंट है? आरएनए के एनालिसिस से हमें पता चल जाएगा कौन से ऐसे जीन्स हैं, इम्यूनिटी रिलेटेड जीन्स हैं, जो कि ओवर एक्सप्रेस हुए हुए, और वो उस पौधे को, उस एनिमल्स को, उन प्लांट्स को उन स्पेसिफिक डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है ना? आजकल एआई यूज करते हैं, आरएनए सिक एनालिसिस को एआई के साथ कनेक्ट करके पर्सनलाइज मेडिसिन की तरफ लोग गए हुए हैं, जिसे हम प्रिसीजन मेडिसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। सहारा आपने पहले आपका वो आरएनए सिक एनालिसिस करना है, फिर बायोइन्फॉर्मेटिशियन के पास जाना है, उन्होंने वो आपका पूरा एआई टूल के थ्रू वो प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है? और उसके बाद फिर बायोइन्फॉर्मेटिशियन और ये सारा काम करने के बाद फिर आपको बताना है कि आपको ये मेडिसिन देनी चाहिए। डॉक्टर आजकल वो सॉफ्टवेयर साथ ही बैठा होता है। वो आजकल जब जाए ना वो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, तो वो कंप्यूटर के ऊपर सारा कुछ मार रहे होते हैं साथ में। एक्चुअली वो डाटा ऑलरेडी उसके अंदर सेव हुआ होता है। डाटा साइंस में इतनी ज्यादा है, मैंने बताया ना, ये जो दुनिया है ना, ये डाटा साइंस की है। हम एग्रीकल्चर है डाटा साइंस, हॉर्टिकल्चर डाटा साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आप ये डाटा साइंस, एक्चुअली ये क्या है? ये डाटा साइंस है। तो मेरी बात की समझ आई ना? पर्सनलाइज मेडिसिन की तरफ जाना है आपने, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, आपने कौन सा केमिकल किस टाइम पे क्या देना है। जिस तरह वेदर फोरकास्टिंग है, वो हमें पहले ही पता चल जाता है कि अगले दिन बारिश होगी कि नहीं होगी, कल धूप निकलेगी। एग्जैक्टली सेम पैटर्न हम इसमें स्टडी करते हैं कि आरएनए सीक एनालिसिस में, कि हमें पता चल जाता है कि वो जीन क्या काम करेगा। ये कहानी जो आपको रोजमर्रा जिंदगी में हम आपको ये मिलती है कि चीजें, ये क्या है? क्वालिटी चेक्स। मैंने कहा है, आपने सबसे पहले आरएनए आइसोलेट किया, उसको बायोएनालाइजर में डाल दिया, फिर आपने उसको डीएनए में कन्वर्ट किया, क्योंकि आरएनए बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? जब हमें पता चल गया इसकी क्वालिटी ये है, फिर आपने उसको डीएनए में कन्वर्ट किया, फिर डीएनए के जब कन्वर्ट हो गया, फिर हमने उस डीएनए की भी क्वालिटी चेक करनी है। ये नहीं कि आरएनए की क्वालिटी चेक कर ली है, दैट्स एनफ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आरएनए से हम डीएनए बनाने वाले बाइक नहीं खराब हो। मेरी मेरी फिर हम क्वालिटी चेक करेंगे, फिर वो सीक्वेंसिंग के लिए जाएगा, वो हर आरएनए के मॉलिक्यूल को अलग अलग सीक्वेंस कर देगा। बल्कि अगर 50 आरएनए के मॉलिक्यूल है तो उसकी 50 फाइल बना देगा। क्या बना देगा? फिर वो सारा करने के बाद तो उसका हम स्टैटिस्टिकल, फिर ये देखो ना, सीक्वेंस आर मैप्ड टू अ रेफरेंस जीनोम। फिर हम क्या करते हैं? ये डिफरेंशियल एक्सप्रेशन एनालिसिस क्या है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ इन एक्सप्रेशन डिफरेंसेस इज परफॉर्म यूजिंग डेस क्यू और एच आर। ये जो दोनों है ना, ये एक आर 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 सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये प्रोग्राम चलता है, ठीक है? उसके उससे हमें पता चल जाता है कि कौन से डैग्स हैं। और मैं एक्सेल में भी ये काम कर लेता हूँ। मैं आपको एक्सेल में पहले सिखाऊंगा कि ये काम कैसे हम एक्सेल में कर सकते हैं। अगर बाद में आर या पाइथन की तरफ जाना हुआ तो बाद में आपको लेके जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम जस्ट ये काम सारा एक्सेल में करेंगे कि कैसे हम ये जो दिस स्टेप हेल्प मी आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंटली एक्सप्रेस्ड जीन, ठीक है?
अब यहां पर क्या कह रहा है कि सीक्वेंसिंग अच्छा, अब हमारे पास जब सीक्वेंसिंग होके आ गई फाइल, फर्ज के एक जीन है उसका 6 बार सीक्वेंस हो गया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो आरएनए सीक्वेंस हुआ है ये किस जीन का है? ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये जो आरएनए सीक्वेंस हुआ है किस जीन का। अब हमने क्या करना, फाइटोसोम से लेना है अपना जिनोम। हमने क्या करना है कि फर्ज के ये जिनोम है पूरे का पूरा, ठीक है। अब हमने देखा कि यहां से लेकर यहां तक एक जीन है, वन है, जहां पर जीन टू है, जहां पर जीन थ्री है। अगर अब हमने ये जो आरएनए सीक्वेंस हुए हुए हैं ना, वो इसके साथ अलाइन कर देने हैं। क्या कर देने हैं? अलाइनमेंट नहीं, जिस तरह हम करते हैं जब अलाइन करेंगे, जो जो आरएनए का मॉलिक्यूल जहां जहां जाके अलाइन होगा, इट मीन वो उस आरएनए का मॉलिक्यूल है। पर ये अगर इसके साथ 6 मॉलिक्यूल अलाइन हुए हैं, इट मींस दैट ये जीन कंट्रोल के अंदर 6 बार एक्सप्रेस हुआ है। अभी हमने फिर तब दूसरा का भी कर लेना है, कंट्रोल वाला भी और ट्रीटेड वाला भी। ट्रीटेड में यहाँ पर फर्क है, ये ग्रीन वाले ट्रीटेड वाले, यहाँ पर सिर्फ 3 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हुए हुए हैं। इट मींस दैट कि वो जहां पर 6 है कंट्रोल के अंदर और वहां पर 3 है। हम दोनों के साथ दोनों जो डाटा, दो डिफरेंट मशीन बेचारा, दो डिफरेंट टाइम वो हमने एक्सप्रेस वो डाटा लिया और उसको फिर जीनोम के साथ कंपेयर कर लिया। ठीक है, अगर यहाँ पर कंट्रोल के अंदर 3 मॉलिक्यूल है और ट्रीटेड के अंदर 500 मॉलिक्यूल है, ग्रीन जो है वो 500 बार आ रहे हैं, इट मींस दैट दिस जीन इज हाईली एक्सप्रेस्ड। और फिर यहां पर जो जीन आईडी आएगा ना, वो फाइटोसोम वाला आएगा। yes, sir. वो क्या आएगा? अच्छा, आप रीनेम वाला नहीं आएगा, वो क्या आएगा? ओरिजिनल जो फाइटोसोम वाला आईडी होगा। अगर आपने ये वाला जीनोम एनसीबीआई से लिया हुआ, तो जहां पर जीन आईडी एनसीबीआई वाले आएंगे। अगर आपने एक एनसेम्बल डेटाबेस है, अगर ये डाटा वहां से लिया हुआ, तो जीन आईडी एनसेम्बल वाले आएंगे। अगर सिट्रस जीनोम डेटाबेस वाला हुआ, तो यहां पर जीन आईडी सिट्रस जीनोम वाले आएंगे। अब आपने डाटा तो लिया है फाइटोसोम से, लेकिन उसने ये डाटा कंपेयर किया है फर्ज किया किसी और वेबसाइट से। अब आप क्या करेंगे कि अपने जीन के उसी तरह का क्रोस्पॉन्डिंग आईडी, उस जीन का फर्ज किया एक जीन का क्रोस्पॉन्डिंग आईडी फाइटोसोम के अंदर है CAT001, लेकिन इसी सेम जीन का आईडी एनसीबीआई में वो और है, IPA003 है। तो फिर आप हम पहले तलाश करेंगे कि ब्लास्ट करके वही आपकी पूरी सीक्वेंस को ब्लास्ट करेंगे एनसीबीआई में। आप अपना जो पहला जिसके साथ वो मैच करेगा, वो आपका वो जीन का आईडी वो उसके अंदर होगा, वो हमने कॉपी करके टेबल के अंदर वो भी ऐड करते जाना है। मेरी मेरी बात की समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब ये है क्वालिटी कंट्रोल है, ये सारा का सारा ये मैंने बता दिया ऑलरेडी कि हम क्या करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए पहले करते हैं फिल्टर करते हैं सीक्वेंसेस को, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फिर अलाइन रीड टू द रेफरेंस जीनोम जो हम फाइटोसोम वाला, उसके लिए ये जितना सॉफ्टवेयर है। फिर कैलकुलेट रा रीड्स पर जीन, एक जीन की कितनी रीड्स आई हैं, वो उससे पता चल जाएगा उसका जीन का एक्सप्रेशन कितना आया। फिर हम क्या करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। फिर हम उसका डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन, ये सारा काम उन्होंने बताया हुआ है डिफरेंट सॉफ्टवेयर से। लेकिन ये काम मैं इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर आपको नहीं सिखाऊंगा, मेरे पास बड़ा सादा तरीका है, उस सादे तरीके से आपको बता दूंगा। लेकिन ये भी आने चाहिए, ये बाद में आने चाहिए। पहले आप लोगों को मैं डायरेक्ट इतनी मुश्किल डेटाबेसेस में नहीं लेके जाऊंगा, पहले आपको सादे सादे जो सॉफ्टवेयर है उससे पहले एनालिसिस करवाऊंगा। और मेरी ख्वाहिश होगी कि ये सारे सॉफ्टवेयर आप लोगों को आ जाएंगे। आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे ना, मैं वो मुजाहिद है ना लड़का, वो ये सारे उनको आते हैं ये। फिर आपके लिए ना ये चीजें आसानी हो जाती है एनालाइज करना। अभी जो मैं बताऊंगा वो सिंपल है, लेकिन ऑटोमेशन नहीं है उसमें। एक होती है ना भी, एक काम खुद हाथ से करना, एक मशीन नहीं करना। यस सर।
सब अभी मैं काम आपको कराने लगा हूं, वो जो हाथ से करने वाले हैं। ये है मशीनी, डाटा डालते जाना है, इसने एनालाइज करके इसके अंदर कोडिंग कर करके आप लोगों ने डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू वो करते जाना है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? आर एफ आई डी यूज इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग फंक्शनल जीनोमिक्स, पर्सनलाइज मेडिसिन जो भी मैंने बात कही थी। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म, भी डिजीज मैकेनिज्म क्या हो रहा है इसको अंडरस्टैंड, इट्स एबिलिटी टू क्वांटिफाई ट्रांसक्रिप्ट लेवल मेकेबल एट इनवैल्यूएबल, बहुत टॉप क्लास का ये डाटा है। पूरी दुनिया में अगर आरएनए एनालिसिस आपको आता है ना, ये सारे सॉफ्टवेयर जो मैंने बताए हैं ये आते हैं। सबसे ज्यादा आपको बड़े पैसे मिलेंगे और जो आजकल वो ऑनलाइन नहीं, फ्रीलांसिंग, आपको इतने लोग कांटेक्ट करेंगे कि आपको आरएनए से एनालिसिस आता है और यू कैन बड़े पैसे कमा सकते हो इसके थ्रू। मेरी बात की समझ आ रही ना? आजकल आज दुनिया में डाटा जनरेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाटा तो ऐसे जनरेट हो जाता है, मशीनें इतनी पावरफुल मशीन्स हैं कि एक दिन में इतना ज्यादा डाटा जनरेट कर देती हैं कि यू कांट इमेजिन। ठीक है, लेकिन डाटा को एनालाइज करने वाले जो है ना लोग, वो बहुत कम है, बायोइन्फॉर्मेटिशियन। मेरी बात की समझ आई ना? तो आप ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीख गए ना, तो आपको कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जाकर आप इतने पैसे कमा सकते हैं कि यू कांट इमेजिन। क्योंकि दुनिया के अंदर आजकल चाइना ने बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर एक नई मिनिस्ट्री बना दी है। क्योंकि इतनी दुनिया के अंदर इसकी जो है जॉब्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि अब दुनिया सारी जा रही है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ, एडवांसमेंट की तरफ। वो सारी काम आप इसके थ्रू कर सकते हैं। मेरी मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को? आगे है जीन फैमिलीज इन प्लांट, क्या होती है? जीन फैमिलीज आर द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीन्स दैट आर इवॉल्व थ्रू डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, डुप्लीकेशन क्या होती है, के और केएस एनालिसिस के बारे में पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ाया था, लेकिन दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्लांट डेवलपमेंट एंड अडॉप्टेशन। इसकी सिग्निफिकेंस प्लांट के अंदर क्या है? स्टडी जीन फैमिली इन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग फंक्शनल रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होती है? जो फंक्शन अपना जो है ना, अगर ऐसा जीन जो अपना फंक्शन लूज करते तो आप कहेंगे वो जीन रिडंडेंट हो गया। क्या हो गया? रिडंडेंट हो गया है। ठीक है, एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस को भी हम इसके थ्रू मॉडल कर सकते हैं कि वो एवोल्यूशनरी कब वो जीन आया, कब बना, क्या हुआ होगा। और इसके अलावा उसके बाद यूज दिस फैमिली कैन क्रिएट इन क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड रेजिलियंस। उसमें से हम जीन आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि क्रॉप की रेजिलियंस के अंदर और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और क्रॉप को हमने फर्ज किया हम सीडलेस कॉटन बनानी है, सीडलेस सच फ्रूट बनाने हैं, सीडलेस आपने पार्थिनोजेनिक वो जो भी है जीनोम एनालिसिस क्या होता है, जो अलाउज फॉर द कंप्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन pattern across entire genome. It provides insight into biological function and disease mechanisms. So, how we can use advanced genome analysis data available from the geo can support large-scale integrated analysis, facilitating the identification of novel biomarkers and therapeutic target in research। ठीक है, और बेनिफिट्स क्या है जियो डाटा के? यूजिंग जीरो डाटा एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन पैटर्न इन डाइवर्स बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट एंड कंडीशंस, इट सर्व्स एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर रिसर्चर। ठीक है, अब मैं आपको लेके जाता हूं तो वहां पर जियो डाटा के ऊपर कि कैसे आपने वहां से डाटा रिट्रीव करना है। टाइम तो नहीं हो गया? अगर कोई आएगा तो ठीक है। किसका पे उनकी कॉल आई है जब बाहर गए थे? अच्छा, एक मिनट में बस मैं जियो तक 2-3 मिनट ले लूंगा। ओके, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने एनसी यहाँ पर लिखना है, NCBI यो, यहाँ पर गए, ये आ गया जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस। आपने इंटरनेट के ऊपर लिखना है NCBI जियो। आज स्पीड बड़ी अच्छी आ रही है, मजा आ रहा है पढ़ाने का, अल्लाह खैर करे।
ओके, अब है यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपनी क्रॉप, आपकी क्रॉप कौन सी है? कैरिका पपाया लिख दें इधर, कैरिका पपाया। आप यहाँ पर लिखेंगे तो 195 रिजल्ट्स मिले हैं हमें। 195 रिजल्ट्स ऐसे हैं जो कि एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, जो कि पपाया के ऊपर है। आपने क्या करना है कि यहाँ पर जाकर ना आपने सबसे पहला जो काम ये करना है कि आपने टॉप ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट कर लेना है। ये यहाँ पर आपने क्लिक पपाया को क्लिक कर दे एक बार दोबारा फिर आगे, ताकि हमारे सिर्फ वो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर डिस्प्ले हों जो जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। समटाइम ऐसा होता है ना कि करिका पपाया का एक्सट्रैक्ट लिया और ह्यूमन के ऊपर जीन एक्सप्रेशन का डाटा जनरेट कर लिया, हमने चेक कर लिया कि ह्यूमन सेल्स के ऊपर करिका पपाया का एक्सट्रैक्ट डालें तो जीन एक्सप्रेशन ह्यूमन का वो दे देता है। हमने ह्यूमन का नहीं लेना, हमने पपाया का लेना है एक्सप्रेशन का डाटा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से क्लिक किया ताकि हमारे पास जो भी डाटा आए वो तेरा पपाया का है। अब यहाँ पर ये देखो, पहला जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट आया हुआ है, टोबैको मोज़ेक वायरस induces major transcriptome reprogramming in papaya plants। इसका मतलब ये वही बता रहा है कि वायरस के दौरान पौधे को क्या हुआ है, कौन सी ऐसी रीप्रोग्रामिंग की है वायरस ने पौधे के अंदर जाके, कौन से ऐसे जीन्स हैं जिनको अप रेगुलेट किया है, कौन से जीन्स हैं जिनको डाउन रेगुलेट। बड़ा अब आपको मजा आ रहा है, इंशाल्लाह आपको ना मजा आएगा पढ़ने का। ये कि आपने कोई साइंस या कोई अजीब सी चीज सीख रहे हैं और उससे आपको डेफिनेटली यू विल लव टू हैव दिस। इंडिया से कॉल है। ओके, अरे तो अब इसको जब हम इसको क्लिक करेंगे ना, हम क्या करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहां पर वो हमें सारा कुछ बता देगा कि एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग बाय हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग। हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग का मतलब है जिसके अंदर बहुत डाटा है, जो वो बाबर आजम कहता था, इसमें बहुत ज्यादा डाटा है, ठीक है, जनरेट किया हुआ है। अच्छा, बैम्बू मोज़ेक वायरस है, ये एक वायरस है, इसे मोटी वायरस पोटैटो वायरस का की फैमिली में ये पीबीएक्स उसमें बिलोंग करता है। दैट अफेक्ट्स and papaya plant. To understand the impact of virus on the plant, we perform the genome-wide transcriptome analysis of the young leaf लिए of 3 to 4 month old papaya plant at 2, 10, 15 and 30 days post infection। वही मैंने कहा था ना कि लोग जिनके पास पैसा ज्यादा होता है तो वो ज्यादा भी डेट्स तक उसका डाटा जनरेट कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि वायरस का अटैक करवाया और पपाया का पौधा सिर्फ 3 से 4 मंथ ओल्ड था, बहुत बड़ा नहीं था। जरा जितने कम छोटा प्लांट होगा उसके ऊपर पपाया की सिम्टम्स अच्छी आएंगी, वायरस की सिम्टम्स, क्योंकि वो अभी तक उसका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा वो अडॉप्ट नहीं हुआ होता, जितना वैक्सीनेटेड नहीं हुआ होता, तो इसलिए उसके ऊपर डिजीज जब वायरस का अटैक कराएंगे तो सिम्टम्स क्लियर आएंगी। क्योंकि मेरी भी पीएचडी प्लांट वायरोलॉजी में है, तो हम भी ऐसे ही करते थे कि 10 दिन का ओल्ड पौधा चिल्ली के ऊपर हम अटैक करवा देते थे, टोबैको के ऊपर अटैक कर देते, उससे हमें 5-10 दिन में बड़ी क्लियर सिम्टम्स आ जाती थी, बड़ी क्लियर सिम्टम्स आ जाती थी, हम डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे। ठीक हो गया। अब डीपीआई का मतलब जब कंफ्यूजन नहीं होने, डे पोस्ट इन्फेक्शन, डेज पोस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन करवाने के बाद इतने इतने डेज के बाद ये डाटा लिया गया। इट अच्छा, इसको अनइंफेक्टेड कंट्रोल, फिर साथ में हमने एक ऐसा साथ में भी रखा जो कि कंट्रोल था। वो क्या था? कंट्रोल था। और उसके साथ भी हमने डाटा लिया और इसके साथ भी डाटा लिया, वही कहानी जो अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था, वही कहानी इन्होंने यहाँ एक्सपेरिमेंट करके। इतनी तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कैसे करना है, फील्ड में अगर ट्रायल लगाना है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा काम अगर आपने साइंटिस्ट बनना है, यू हैव टू बिहेव लाइक अ साइंटिस्ट। ठीक है, तो आपको सारे एक्सपेरिमेंटल प्लान आने चाहिए। अच्छा, अब है अक्सर एक लफ्ज आता था मॉक इन्फेक्टेड। मॉक कहते नहीं, मॉक एक्सरसाइज कर ले। एक होता है टेस्ट प्री बोर्ड। प्री बोर्ड का मतलब होता है कि अभी बोर्ड का एग्जाम नहीं है वो, लेकिन हम मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं कि उसी तरह का एग्जाम आएगा तो आपको
अच्छा, मॉक का मतलब है जिसके अंदर वायरस का अटैक नहीं करा किया, लेकिन वायरस के जिसके अंदर कल्चर किया, हमने फर्ज किया जिस मीडिया के अंदर वायरस को कल्चर किया, पानी के अंदर कल्चर किया है उसको, किसी मीडिया के अंदर किसी ना किसी केमिकल के अंदर उस वायरस को ग्रो करवाया है, सिर्फ उस केमिकल का अटैक करवाना, सिंपल। कहीं वो डिजीज उस केमिकल की वजह से तो नहीं आ रही, हमने वायरस का तो अटैक करवा दिया, क्या कहीं वो उस की वजह से तो नहीं कोई जीन एक्सप्रेशन के अंदर चेंज आ रही। मेरी बात की समझ आ रही है ना? तो आपने हर लिहाज से उसका आपने भी श्योर करना है कि मेरा डाटा ठीक है, आपने श्योर करना है कि जो मैंने डाटा जनरेट किया है वो ठीक है। अब ये क्या है कि हमने 30 डेज बैक टू द, अच्छा 2 डेज एंड अच्छा उसके बाद है uninfected in comparison to uninfected control. Results shows that in mock infected plant, mock का मतलब है कंट्रोल, mock का मतलब है कंट्रोल, ठीक है। And virus infected plant at 2 and 10 dpi more than 90% of reach map the fire alone in contrast to the 15। अच्छा ये लोग कहा कि ज्यादा हमें जीन जो एक्सप्रेशन का डाटा मिला है ना वो आगे ना, ठीक है, जो 2 और उसके बाद मिला है। चलें इसको मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह, अगर आपके पास टाइम हो तो यू कैन कम टू माय ऑफिस, हम इसको एलसीवी जियो डेटाबेस को आगे हम फर्दर स्टडी कर लेंगे। ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह।